डियर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन। मतलब कि ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कैसे फ़िल्टर होती है, मतलब कि ब्लड की कैसे फ़िल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। हमने क्या पढ़ना है? फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन का मतलब है फ़िल्टर करना, फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा, मतलब कि ब्लड का वो हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहते हैं वो कैसे फ़िल्टर होगा, कहाँ से? इस बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब वो कहता है कि आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, कहाँ से फ्लो हो रहा है? एफरेंट आर्टरियोल में फ्लो हो रहा है। और कहाँ उसने आना है? बोमेन कैप्सूल की तरफ आना है ताकि वो फ़िल्टर हो सके। ठीक है, आपका ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड है? ब्लड में क्या क्या चीज़ है? ब्लड में है RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है। सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है ब्लड में किसकी है? प्लाज्मा की है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ है? ये जितनी आपको चीज़ें साइड पे नज़र आ रही हैं ना, ये वाली, ये लिस्ट, ये सारी क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, ये प्लाज्मा की लिस्ट है। ओके, अब वो कहता है कि जब आपका ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, एक और मैं बात बताऊं, ये जो प्लाज्मा है पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से चीज़ें फ़िल्टर हो रही होती हैं, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, रेट मतलब कि GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से जो चीज़ें फ़िल्टर हो रही होती हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो फ़िल्टर नहीं हो सकती, सच एज एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो बैरियर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इस वजह से ये इस बैरियर में से, इस पॉइंट में से, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है यहाँ से क्या एल्ब्यूमिन पास नहीं हो सकेगी। कुछ साइज़ की बेस पर भी इसमें से नहीं गुजर सकेगी। फॉर एग्जांपल, जिसका साइज़ ग्रेटर देन 100 है या जिसका साइज़ ग्रेटर देन 40 to 50 अगर है, ये वाला साइज दोनों बड़े होंगे तो यहाँ से वो चीज़ फिल्टर नहीं होगी जिसका साइज इन दोनों चीज़ों से बड़ा होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि एफरेंट आर्टरियोल में क्या फ्लो कर रहा है? प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही प्लाज्मा हम जानते हैं कि एफरेंट आर्टरियोल में फ्लो कर रहा है तो उसने क्या, यहाँ से बोमेन कैप्सूल से उसने फिल्टर होना है। ठीक है, तो जैसे ही ये आप देखें, ये आपका आ रहा है रीनल प्लाज्मा फ्लो। फॉर एग्जांपल, आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है ना, उसकी जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो फॉर एग्जांपल 5 लीटर है। ठीक है, 2 लीटर प्लाज्मा यहाँ से फिल्टर होके नीचे चला गया। ठीक है, बाकी 3 लीटर है, बाकी 3 लीटर ये आगे चला गया, ये यहाँ से चला गया इफरेंट आर्टरियोल में। ठीक है, ओके, अब फार्मूला क्या है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का? GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं हिस्से को, वो हिस्सा, फिल्टर मतलब फिल्टर हुआ, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, वो हिस्सा जो फिल्टर हुआ इज इक्वल टू, उसको आप लिखते हैं GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना था? 2 लीटर था। ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो हमें पता है कितना, जो प्लाज्मा फ्लो कर रहा था कितना था? 5 लीटर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो आंसर आता है वो है 0.4। ये जो 0.4 है मल्टीप्लाई 100 करें तो 40% क्या है आपका निकल आया है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। आपका अगर 5 लीटर ब्लड हो तो कितने परसेंट आपकी यहाँ से बोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेशन होगी? कितने पार्ट यहाँ से ब्लड का, कितना वो फ्रैक्शन कहते हैं हिस्से को, कितना हिस्सा यहाँ से फिल्टर होगा? वो होगा 40%। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल में इतना नहीं है, किसी बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, रियल में इसकी जो वैल्यू है, कितना रियल में फिल्टर होता है यहाँ से बोमेन कैप्सूल से? 20%। रियल में कितना फिल्टर होता है इस बोमेन कैप्सूल से? 20%। ठीक है, अब हम एक दफ़ा फिर देखते हैं। वो कहता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है इसका? GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, आपका जितना ब्लड फिल्टर हुआ है यहाँ से बोमेन कैप्सूल से, जो कि GFR है, और जितना ब्लड आ रहा है आपके एफरेंट आर्टरियोल में जो कि रीनल प्लाज्मा फ्लो है, उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकल आ जाएगा। और नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना है ये देखिए, 20% है। ठीक है, ओके, डन। आगे हम देखें तो लिखा हुआ है फिल्टर लोड। फिल्टर लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, फिल्टर लोड, फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि टाइफाइड फीवर हुआ था, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। अब अगर आपको कहा जाए कि टाइफाइड फीवर का लोड निकाले तो कैसे निकलेगा? टाइफाइड फीवर ने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया था, मतलब कि लोगों की कंसंट्रेशन कितनी है, अमाउंट कितनी है, और किस रेट से इन्फेक्ट किया था, वो आप कैलकुलेट करें।
तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे टाइफाइड फीवर, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे किस रेट से इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कोविड-19 का लोड मालूम करें, तो आप कोविड-19 का लोड कैसे मेजर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई किस रेट से इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि किसी चीज़ को फिल्टर हुई है, बोमेन कैप्सूल से अगर कोई चीज़ फिल्टर हुई है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भाई वो चीज़ किस रेट से फिल्टर हुई है और उसकी अमाउंट कितनी है। अब आप ये देखें कि यहाँ से कितनी GFR फिल्टर हुई है, उसका रेट क्या है, ठीक है। ये आपकी GFR है, यहाँ से कितनी फ़िल्टर हुई है, उसका रेट क्या है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि उसके रेट कितना है, कितने रेट से फ़िल्टर हो रही है, ठीक है। दूसरा, उसकी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो रहे हैं, उधर जैसे थे ना कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, इधर कितनी उसकी कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की, कितने मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल पास हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल पास हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल पास हो रहा है। यही वो बात कर रहा है कि कितना उसका रेट है और कितने कंसंट्रेशन है। इसकी मदद से हम मेजर कर लेंगे क्या चीज़, फिल्ट्रेशन लोड। पता चला फिल्ट्रेशन लोड कैसे मेजर कर लेते हैं, बोमेन कैप्सूल से जिस रेट से वो फिल्टर हुई है और जितनी उसकी कंसंट्रेशन, उसके मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ से क्या हुई है, गुजरी है। 1 मॉलिक्यूल गुजरे हैं, 2 मॉलिक्यूल गुजरे हैं, 3 मॉलिक्यूल गुजरे हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो हम फिल्ट्रेशन लोड मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन लोड इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट कितना है मल्टीप्लाई प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने मॉलिक्यूल प्लाज्मा के यहाँ से पास हुई हैं, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन लोड। ओके डन। आगे हम पढ़ते हैं, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। वो कहता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैन बी एस्टिमेट विद द क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। वो कहता है कि हम क्रिएटिनाइन क्लियरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, उतनी ही वैल्यू होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की। इसमें वो कहता है कि हम क्रिएटिनाइन क्लियरेंस की वैल्यू से ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि इतनी ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की अमाउंट है, ठीक है। आगे वो कहता है रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ बेस्ट एस्टिमेटेड विद PAH क्लियरेंस। PAH क्या है, पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड, ठीक है। वो कहता है भाई रीनल प्लाज्मा फ्लो की जो अगर हम अमाउंट निकालना चाहें ना, तो सबसे बेस्ट जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो है पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड। पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड की जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो मतलब कि हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो की अमाउंट निकाल ली है, क्योंकि ये इतनी ही है, ठीक है। इसकी मदद से पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड की मदद से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह क्रिएटिनाइन क्लियरेंस की मदद से हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं, इसी तरह पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड की मदद से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं, ठीक है। आगे वो बात करता है, वो कहता है प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेट का मतलब है कि इंक्रीज कर देता है, अगर कोई गैप तंग हो तो उसको डायलेट कर देता है, उसको साइज इंक्रीज कर देता है। वो कहता है प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेट एफरेंट आर्टरियोल, ये है आपका एफरेंट आर्टरियोल, इसका साइज क्या कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज कर देगा। आगे वो कहता है एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टरियोल, ये होगी आपकी इफरेंट आर्टरियोल। और अगर एंजियोटेंसिन 2 हो, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, सुकाड़ देगा, उसका साइज डिक्रीज कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टरियोल, एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट आर्टरियोल, ठीक है। आगे हम देखें तो ये जो डायग्राम है इसको स्टडी करते हैं। इसमें वो कहता है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, डायलेट एफरेंट आर्टरियोल, ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल होगी, इसको डायलेट करेगा, मतलब कि इसका गैप इंक्रीज कर देगा। जैसे इसका गैप इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो आपका मतलब क्या, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगी, ठीक है। आगे वो करता है, अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो इफरेंट आर्टरियोल है, इफरेंट आर्टरियोल में क्या है, एंजियोटेंसिन 2 है। वो कहता है एंजियोटेंसिन 2
क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टरियोल। ये जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल है ना, ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल, इसको क्या करेगा, इसके गैप को तंग कर देगा, साइज को, इसके इफरेंट आर्टरियोल के साइज को डिक्रीज कर देगा एंजियोटेंसिन 2, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीछे आपका ग्लोमेरुलस है, उसका जो ग्लोमेरुलस आगे तंगी है तो पीछे खुला है, तो ज़ाहिर बात है वो पीछे ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा, क्योंकि पीछे फिल्ट्रेशन है, यहाँ से तो फिल्ट्रेशन होती है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, समझ आई। वो कहता है अगर आपने दे दी एसी इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर क्या करेगी, एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर देगी, मतलब कि इसको ओपन कर देगी, ये जो तंग थी इस तंगी को ख़त्म कर देगी, एसी इनहिबिटर ओपन कर देगी। एसी इनहिबिटर क्या करती है, एसी इनहिबिटर कैसे कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और मेडिसन, ये जो मेडिसन है ये है एसी इनहिबिटर मेडिसन है। ठीक है, दैट हेल्प टू रिलैक्स द वेन एंड आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी और वेन को रिलैक्स कर देगी, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगी ताकि यहाँ से ब्लड नॉर्मली फ्लो हो, ताकि पीछे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ ना हो। ठीक है, समझ आई। एसी इनहिबिटर ये काम करती है। और दूसरी तरफ है एनसैड। एनसैड क्या फंक्शन करती है, पहले इस नॉर्मल फंक्शन को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। वो कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट करता था, उसके गैप को इंक्रीज़ करता था, जिसकी वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ होता था और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता था। लेकिन जो आपका था ना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वो नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन अगर आपने दे दिया एनसैड, एनसैड क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, हम जानते हैं कि एक मेथड था एरेक्डोनिक। ठीक है, वहाँ से क्या बनी थी, एक प्रोसेस ये वाला बना था लेप्रोक्सिन वाला और दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज वाला। हमने ये वाला पढ़ना है, साइक्लोऑक्सीजिनेज वाला। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रोस्ट हम जैसे ही हमने एनसैड दी, एनसैड ने क्या किया, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक कर दिया। साइक्लोऑक्सीजिनेज से क्या बन रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं हुई। प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल थी ये क्या करती, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, एफरेंट आर्टरियोल को गैप को डायलेट करता था, इंक्रीज़ करता था। ये जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, ये गैप का साइज़ इंक्रीज़ होगा नहीं होगा, इस गैप का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह जो इफेक्ट था वेजो डायलेशन का वो ख़त्म हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और जो ब्लड फ्लो है वो रीनल को कम हो जाएगा और पेशेंट रीनल फेल्यूर का हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट क्या होगा, किडनी फेलियर का हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो एनसैड है किडनी वाले पेशेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि ये इसमें किडनी फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके डन, समझ आ गई। एक दफ़ा इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, पीछे हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कहता है ये है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल की जो सेल हैं उससे कहते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स पे क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। ये जो स्मूथ मसल के सेल हैं इनको कहते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। सिंपल, एफरेंट आर्टरियोल के सेल को हम क्या कहते हैं, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, आगे आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, डिस्टल कन्वलेटेड टेब्यूल। ये आप देख रहे होंगे यहाँ डिस्टल कन्वलेटेड टेब्यूल कैसे होगी, वो तो भाई साइड पे हमने पीछे पढ़ी थी। भाई जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, ये जो किसकी, डिस्टल कन्वलेटेड टेब्यूल की, वो इस जगह है। किधर है, ये बोमेन कैप्सूल से ऊपर है। ठीक है, ये जो डिस्टल कन्वलेटेड टेब्यूल के जो सेल है ना, इससे कहता है मेकोला डेंसा। ठीक है, और यहाँ पर एक और सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल। क्या कहते हैं इनको, उन सेल को नाम क्या है सेल का, मेसेंजियल सेल। ठीक है, ओके, समझ आ गई। आगे वो बात करता है ये जो तीनों चीजें हैं, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल, मैकुला डेंसा सेल और मेसेंजियल सेल, इनको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस अपरेटस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। आगे हम देखें तो यहां पर क्या है, एक फिल्ट्रेशन, क्या है, बैरियर है। क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जैसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो सेल है उसे क्या कहते हैं, उन सेल का क्या नाम है, उनका सेल का नाम है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंडोथीलियम, उनको कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्या है, पोडोसाइट है जिसे विसरल लेयर हम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर, यहाँ से आपका प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है इन
तीनों चीज़ों से गुजर के आपका प्लाज्मा फिल्टर होता है और फिर नीचे जाता है। ठीक है डियर्स, अब मैं एक दफ़ा आप लोगों को एग्जैक्ट किसकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लोकेशन बता देता हूं, जो है रीनल ग्लोमेरुलस के ऊपर है। ठीक है, ये मैं आप डायग्राम ड्रा करने लगूं। देखें ये आपका है क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये है रीनल ग्लोमेरुलस। इससे आगे ये जो आपको नीचे आ रहा है ये क्या है, ये आपका है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आपका हो गया थिन लूप ऑफ अनले। ठीक है, ये आप ऊपर चले जाएं तो ये है थिक लूप ऑफ अनले, और ये जो आप टर्न ले रहा है ना यहाँ से ये ऊपर आ गया। आप देखें किसके ऊपर आ गया है, बोमेन कैप्सूल के ऊपर आ गया है। ठीक है, ग्लोमेरुलर के ऊपर आ गया। ठीक है, ग्लोमेरुलस के ऊपर आ गया, ये रीनल ग्लोमेरुलस है इसके ऊपर आ गया। क्या आ गया, डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल अब कहाँ आ गया, बोमेन के कैप्सूल के ऊपर आ गया, रीनल ग्लोमेरुलस के ऊपर आ गया, और यहाँ से फिर ये ऐसे इफरेंट आर्टरियोल ऐसे करके आगे जाती है। ठीक है, ये जो आपका है ना ये फिर आगे ऐसे जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये अब आगे दोबारा चली गई, ये आपकी है कलेक्टिंग डक्ट, और इस तरह फिर ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, आगे फिर इफरेंट आर्टरियोल ये वो आगे प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके डन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन ग्लोमेरुलर डायनामिक। जब ग्लोमेरुलर की फिल्ट्रेशन होती है तो उस दौरान एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल प्लाज्मा प्रोटीन की अगर कंसंट्रेशन अप एंड डाउन हो तो वो कैसे हम उस डायनामिक को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है अगर एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन हो, अगर ये जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल है इसकी कंस्ट्रक्शन हो तो क्या है, ये आप डायग्राम देखें। ठीक है, ये क्या है आपकी एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब गैप डिक्रीज़ हुआ, यहाँ कुछ चीज़ आके आई जिसकी वजह से ये गैप डिक्रीज़ हुआ। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, इस गैप को एफरेंट आर्टरियोल के गैप को डिक्रीज़ करता है। जैसे उसने गैप को डिक्रीज़ किया तो क्या होगा, पीछे रीनल प्लाज्मा फ्लो था, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर बात है ब्लड आगे नहीं जाएगा, प्लाज्मा आगे नहीं जाएगा, तो ये जो आपका ग्लोमेरुलर है वहाँ प्लाज्मा कम पहुँचेगा तो कम नीचे जाएगा, जिसकी वजह से जब वो कम नीचे जाएगा तो उसकी फिल्ट्रेशन, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन आपकी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो नॉर्मल है। कैसे वो नॉर्मल है, क्योंकि दोनों डिक्रीज़ हुए हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज़ हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों ने डिक्रीज़ किया। फार्मूला क्या है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का, GFR/RPF, दोनों डिक्रीज़ हुए हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, वो नॉर्मल है। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे देखते हैं इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है और ये जो पॉइंट है ये है इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, और इफरेंट आर्टरियोल के इस पॉइंट पे ये देखिए क्या हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो गैप है वो डिक्रीज हुई है। कहाँ पे, इफरेंट आर्टरियोल के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये गैप डिक्रीज हुआ है। जैसे ये गैप डिक्रीज हुआ है तो ये गैप आगे से डिक्रीज हुआ है, इफरेंट आगे की तरफ है, एफरेंट पीछे की तरफ है। अब आगे की तरफ ब्लड कम जाएगा, पीछे से नॉर्मल आ रहा है। अब क्या होगा, पीछे से तो ब्लड नॉर्मल आ रहा है लेकिन आगे क्या आ गई है, रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से ये जो आपकी GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पीछे है तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि आगे तो रुकावट है। यहाँ से ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा क्योंकि यहाँ से इसको अंदर जाने का क्या मिलेगा, गैप मिल जाएगा। ठीक है, अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो यहाँ से ज़्यादा फिल्टर होगा। दूसरी आपकी जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आगे रुकावट है, आगे ब्लड जा नहीं रहा इफरेंट आर्टरियोल की तरफ। ठीक है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो एक तो डिक्रीज़ होगी क्योंकि आगे रुकावट है, दूसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है ना, ये वाली, ये आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये क्यों इंक्रीज़ होगी, ये इस वजह से इंक्रीज़ होगी क्योंकि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो गया है, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ हुआ है। अब चीज़ ज़्यादा फिल्टर हो रही है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये चेक करें, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से इफरेंट आर्टरियोल पे क्या हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, मतलब कि ये जो गैप है ये नैरो हुआ है। तो ज़ाहिर बात है ये गैप नैरो हुआ है तो पीछे से प्लाज्मा आ रही है, तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन पीछे की तरफ बढ़ेगी, तो पीछे क्या है, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन बैरियर है तो वहाँ से क्या होगी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगी, रीनल प्लाज्मा फ्लो वहाँ से फिल्टर उसकी इंक्रीज़ होगी। और दूसरी बात, जब ये गैप एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जब ये गैप डिक्रीज़ हुआ है तो ज़ाहिर बात है प्लाज्मा भी पीछे, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन भी बढ़ी है तो ठीक है, पीछे से रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम होगा क्योंकि आगे यहाँ पे रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑलरेडी कम है क्योंकि आगे तो कंस्ट्रिक्शन है, आगे तो गैप नैरो हुआ पड़ा है। तो इस वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो भी आगे क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से FF/GFR/RF RPF, GFR होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब अगर आपके पास पेशेंट है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का, कौन सा पेशेंट है आपके पास, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का, ठीक है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल पे क्या हुई है, स्टीनोसिस हुई है, ठीक है, मतलब कि स्वेलिंग हुई पड़ी है, यहाँ से ब्लड कम आएगा, जहाँ से ब्लड कम आएगा तो आगे क्या है आपका GFR बैरियर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बैरियर है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज़ होगी, ज़ाहिर बात है पीछे से ब्लड जो है वो कम आ रहा है। आगे क्या है आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल पे क्या है एंजियोटेंसिन 2 है। अगर हम दे दे AC इनहिबिटर, AC इनहिबिटर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 के ये जो नैरो गैप है इसको भी ख़त्म कर देगा जिसकी वजह से यहाँ से जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज़ हो जाएगा, पीछे से ब्लड कम आ रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के दर चला जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ चला जाएगा, समझ आई, क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो गया है, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज़ हो गया, तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली पेशेंट किस तरफ चला जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ। इस वजह से रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की वजह से पेशेंट रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है। ओके, समझ आ गई। इसी वजह से ये जो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का पेशेंट है इसके लिए ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस केस में NC इनहिबिटर नहीं देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नहीं देंगे, अगर वो दे दी तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये ख़त्म हो जाएगा और वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के पेशेंट में AC इनहिबिटर नहीं देते और एंजियोटेंसिन 2 जो है उसको वर्क करने देते हैं ताकि यहाँ से फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो और पेशेंट का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को बंद कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा, पीछे रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑलरेडी डिक्रीज़ है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज़ है, ठीक है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से AC इनहिबिटर को हम नहीं देते ताकि एंजियोटेंसिन 2 रहे और पीछे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ हो। बेशक पीछे आर्टरी स्टीनोसिस है, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ है, लेकिन आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल रहे ताकि किडनी फेलियर की तरफ ना जाए। ओके, डन। नंबर 3 पे है प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ होती है ये आप चेक करें, ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपकी चेक करें, पीछे से आपकी क्या है आ रही है प्लाज्मा प्रोटीन आपकी यहाँ इंक्रीज़ हो गया है इफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। जैसे ही प्लाज्मा की प्रोटीन इंक्रीज़ हुई है ज़ाहिर बात है वो ग्लोमेरुलर के अंदर भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आगे इफरेंट आर्ट्रियोल में भी इंक्रीज़ होगी। जैसे वो ग्लोमेरुलर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो होल्डिंग प्रेशर है ना ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे होल्डिंग प्रेशर इंक्रीज़ होगा ये ग्लोमेरुलर के अंदर तो ज़ाहिर बात है ब्लड कम नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ऊपर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, प्लाज्मा की प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ है होल्डिंग प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है। पीछे आप देखें एफरेंट आर्ट्रियोल पे आपकी रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और लेकिन आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हुई है क्योंकि प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है और आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन था ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुई है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ आई। ये आप चेक करें एफरेंट आर्ट्रियोल में, एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या है रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है लेकिन क्या हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है तो ये ग्लोमेरुलर के अंदर होल्डिंग प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुई है। ये चेक करें आपके GFR डिक्रीज़ हुई है और आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है वो भी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। GFR क्या है डिक्रीज़ हुई है, रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है,
इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज हुई है। ओके डन। नंबर 4 पे डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, पहले वाले को इसने उल्ट कर दिया। ये आपका क्या है एफरेंट आर्टरियोल, ये क्या है ग्लोमेरुलर, ठीक है, ये आपका इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। पीछे से प्लाज्मा के अंदर आपका जो रीजनल प्लाज्मा फ्लो था नॉर्मल था, उसके अंदर जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया है। जैसे रीनल प्लाज्मा फ्लो के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो आपके ग्लोमेरुलर के अंदर भी प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग प्रेशर था वो डिक्रीज हुआ है। मतलब कि अब होल्डिंग प्रेशर ग्लोमेरुलर के अंदर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ से क्या कौन सा इंक्रीज हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है भाई, सिंपल सी बात है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फिल्टर हो गया है, ठीक है। अब आगे आप देखिए आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन रेट के साथ क्या हुआ है, जीएफआर क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है नॉर्मल है, तो क्या हुआ है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया है। समझ आ गई? ओके डन। ये पहले वाले को उल्ट कर दिया है। नंबर 5 पे वो कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर में कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ये आपका क्या है एफरेंट आर्टरियोल, ये आपका क्या है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ठीक है। ये आपका इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये आपका नीचे क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, ठीक है। और ये आपका हो गया रीनल कैलेक्स हो गया और ये आपका यूरेटर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ ये जो आपका यूरेटर है यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ कोई स्टोन बन जाता है, यहाँ कोई रुकावट आ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो पीछे है ना आपका रीनल कैलेक्स से पीछे ये जो आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है बैरियर है, ये यहाँ जो आपका क्या होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा प्लाज्मा मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो आपकी जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीनल प्लाज्मा फ्लो स्टक होना शुरू हो गया जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन डिक्रीज हुई है। लेकिन आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि ये जो आपकी आर्टरी हैं ये नॉर्मल वर्क कर रही है, रीनल प्लाज्मा फ्लो वाली ग्लोमेरुलर कैपिलरी और ये इफरेंट आर्टरियोल की, एफरेंट आर्टरियोल की ग्लोमेरुलर कैपिलरी और इफरेंट आर्टरियोल की ये कैपिलरीज तो नॉर्मल वर्क कर रही हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई वर्क नहीं आएगा। लेकिन आपका जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आप चेक करें आपका क्या है जीएफआर डिक्रीज है, रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है, और जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ है, रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है, इसी वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया। ओके डन। नंबर 6 पे है डिहाइड्रेशन। ये आप चेक करें, ये आपका क्या है एफरेंट आर्टरियोल, ये ग्लोमेरुलर है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। अब क्या हुआ है डिहाइड्रेशन हुई है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गई है। जब भी डिहाइड्रेशन कम होती है, डिहाइड्रेशन हो, जब भी किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो तो जाहिर बात है आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है तो वहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो गई है, सिंपल सी बात है। आगे आप देखें तो आपका जो है फिल्ट्रेशन बैरियर है, फिल्ट्रेशन बैरियर में क्या चीज़ है उसका क्या फार्मूला है जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुई है, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हुई है, लेकिन आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये क्या कह रहा है इंक्रीज हुई है। कैसे इंक्रीज हुई है भाई, वो ऐसे इंक्रीज हुई है क्योंकि आगे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट है। एंजियोटेंसिन 2 की कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ब्लड फिल्टर हो रहा है, लेकिन आपकी रीनल प्लाज्मा फ्लो तो बिल्कुल डिक्रीज हो गया डिहाइड्रेशन की वजह से। लेकिन आपका जो रीनल आपके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो फिल्टर हो रहा है एज कंपेयर टू रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्यों डिक्रीज है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन में रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो इंक्रीज है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज हुआ है। ये चेक कर आपके डबल एरो लिखा है, मगर डबल डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो भी डिक्रीज हुई है लेकिन कम हुई है एज कंपेयर टू रीनल प्लाज्मा फ्लो, जिसकी वजह से आपका फिल्ट्रेशन रेट जो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो इंक्रीज है। ओके डन। ये जो टेबल है ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। कैसे है, कैसे रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल आपको एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन हो गया है, आपने एनसैड लिया तो आपको एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन हो गया, ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। नंबर 2 इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन, आपको हेमरेज हो गई है, आपका एंजियोटेंसिन 2 की अगर रेज करेगा ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। नंबर 3 पे क्या है प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, आपको पॉलीसाइथीमिया हो गया है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है आरबीसी बढ़ जाता है, होल्डिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। नंबर 4 पे क्या है प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, लिवर सिरोसिस से भी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। नंबर 5 पे क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, आपके यूरेटर में क्या हो कोई स्टोन हो जाए तो ये भी क्या है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर हो जाता है। डिहाइड्रेशन, आपको क्या आप पानी कम पिए,
या क्या हो जाए आप लंबे अरसे से किसी डिज़र्ट में ऐसी कंडीशन में हो जहां सूरज की तपिश ज़्यादा हो जो आपकी एवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर दे। सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेशन करे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी से पानी एक्सक्रीट हो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए। ओके डन। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।